आज का हमारा उपविषय वे आंखें, जो आपके पाठ्यक्रम में कविता नंबर 4 के रूप में है। सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित ये कविता है। ठीक है, तो वे आंखें, इसमें से 3 पद हम कर चुके हैं। चौथे पद की व्याख्या करेंगे। चौथे पद की व्याख्या देखिएगा। बिना दवा दर्पण के गरने, सवरग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति गातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब कठिन शब्दों के अर्थ जान लीजिएगा, पेन पेंसिल साथ में रखना। गरनी, गरनी का मतलब होता है पत्नी। सवरग चली जाना, यानी कि मर जाना। दूध मुही, दूध मुही का मतलब होता है माँ का दूध पीने वाली, जो माँ का दूध पीने वाला जो बच्चा होता है उसको दूध मुहा या दूध मुही, दूध मुही लड़की के लिए प्रयोग हुआ है, लड़के के लिए दूध मुहा होता है। ठीक है। पतोहू, बेटे की पत्नी। लक्ष्मी, लक्ष्मी के समान जो शुभ मानी जाती है। पति गातिन, पति गातिन होती है पति की हत्या करने वाली। गातिन जो शब्द है संस्कृत शब्द है। और कोतवाल, कोतवाल का मतलब है थानेदार। अब इन पंक्तियों में कवि ने किसान की गरीबी और उसकी मजबूरी का मार्मिक चित्रण किया है, और साथ ही महाजन और पुलिस जैसे शोषक वर्गों की निर्दयता को भी कवि ने इस काव्यांश में उजागर किया है। ठीक है, तो देखिए इस काव्यांश का अनुवाद देखिएगा। बिना दवा दर्पण के गरनी, सवरग चली आंखें आती भर। ये जो आंखें आती भर, इस पंक्ति का अनुवाद बाद में होगा। और देख रे के बिना दूध मई बिटिया 2 दिन बाद गई मर, इन 3 पंक्तियों का अनुवाद पहले होगा। तो पहली पंक्ति का अनुवाद देखिएगा। बिना दवा दर्पण के गरने, कवि ने किसान की गरीबी की ओर संकेत किया है। और कवि किसान की गरीबी की ओर संकेत करते हुए कहता है कि किसान के पास अपनी बीमार पत्नी का इलाज करवाने के लिए उचित मात्रा में पैसे भी नहीं थे, पैसे भी नहीं हैं, और इसलिए बिना इलाज बिना दवाई के ही किसान की जो पत्नी है, किसान की पत्नी मर जाती है। और यहाँ तक क्या होता है कि देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और यहाँ तक कि बिना देख रेख के जो किसान की बेटी है, किसान की बेटी जो हाँ। दूध मुही है, वो दूध मुही बेटी भी क्या कर देती है, 2 दिन बाद दम तोड़ देती है। वो उसकी बेटी की भी अच्छे से देख रेख नहीं होती, किसान की बेटी की भी अच्छे से देख रेख नहीं होती, और वो किसान की बेटी भी क्या कर देती है, 2 दिन बाद दम तोड़ देती है, अर्थात वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इस तरह से किसान के ऊपर क्या हो जाता है, किसान की जो स्थिति है, किसान के ऊपर पहाड़ों पे पहाड़ टूटते जाते हैं। किसान की जो स्थिति है वो स्थिति बहुत ही नाजुक बन जाती है। ठीक है भाई। और अब दूसरी पंक्ति की व्याख्या देखिएगा। सवरग चली आंखें आती भर। अब ये इस पंक्ति की व्याख्या। अब इस प्रकार से जो दैन्य परिस्थितियां हैं किसान के सामने, दैन्य परिस्थितियां कैसी है? पहले तो किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई, क्योंकि किसान अपनी पत्नी का उचित प्रकार से इलाज नहीं करा पाया, उसे अच्छे से दवाई नहीं दिलवा पाया पैसों की कमी की वजह से। तो फिर वो किसान अपनी बेटी को की भी हवाल नहीं कर पाया, और इस तरह से पत्नी की मृत्यु के 2 दिन बाद उसकी बेटी की भी मृत्यु हो गई। ऐसी दयनीय परिस्थितियों में अपनी पत्नी और बेटी की याद से किसान की जो आंखें हैं, किसान की आंखें भर आती हैं, किसान की आंखें भर आती है, यानी कि किसान रोना शुरू कर देता है। किसको याद करके? अपनी पत्नी को याद करके, अपनी बेटी को याद कर कर।
किसान रोना शुरू कर देता है। ठीक है भाई, आंखें भर आना, ये मुहावरे का प्रयोग किया है कवि ने। ठीक है, आगे चलिएगा। बेटी घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी दी यद्यपि पति गातिन। और इस तरह से किसान के जवान बेटे की भी मृत्यु हो चुकी थी, और जवान बेटे की मृत्यु के बाद घर में सिर्फ और कौन रह गया था, उसकी विधवा बहू रह गई थी। यानी कि किसान की जो पुत्र वधू थी, वो किसान की पुत्र वधू किसान के साथ घर में रह रही थी। ठीक है, यानी कि अब किसान के घर में कुल कितने सदस्य रह गए थे, एक किसान और एक किसान की पुत्र वधू, क्योंकि उसके जवान बेटे की भी मृत्यु हो चुकी थी। कारिंदों ने उसे लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। तो लक्ष्मी थी यद्यपि पति गातिन, जो कहने मात्र को तो घर की लक्ष्मी थी। कौन थी घर की लक्ष्मी? किसान की पुत्र वधू। लेकिन पति की मृत्यु के बाद उसके प्राणों की वो गातिन बन गई थी। किसके प्राणों की गातिन बन गई थी वो? जो कहने मात्र को लक्ष्मी थी, जो किसान की पुत्र वधू थी, यानी कि किसान के बेटे की जो बहू थी, वो किसान के बेटे की बहू घर के लिए कहने मात्र को तो वो लक्ष्मी मानी जाती थी, लेकिन लक्ष्मी कहलाती थी, लक्ष्मी मानी जाती थी, लेकिन वो खुद ही अपने पति की मृत्यु का कारण बन गई थी। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, लक्ष्मण लक्षण सब शक्ति का सारा है, कि हमारे समाज में विधवाओं को पति की हत्यारिन कहकर संबोधित किया जाता है, उसका अपमान किया जाता है। अब ऐसा माना जाता है हमारे समाज में, अगर कोई किसी किसी औरत का पति अगर पहले मर जाता है, तो उस औरत को तरह तरह के अपमान सहन करने पड़ते हैं। उस औरत को ऐसा माना जाता है कि ये तो भाग्यशाली औरत नहीं है, क्योंकि इसने तो अपने पति को पहले भेज दिया, अपने पति को इसका पति पहले मर गया। ठीक है, इस प्रकार की जो सोच है वो हमारे समाज में लोगों के अंदर विद्यमान है, और उसे भाग्यवान माना जाता है। जो पत्नी पति से पहले मर जाती है, उसे तो भाग्यवान मानता है हमारा समाज। अगर पति पहले मर जाए तो उस पत्नी पर, उस औरत को तरह तरह के अपमान झेलने पड़ते हैं समाज के अंदर। ये धारणाएं लोगों के अंदर विराजमान है, ये धारणाएं लोगों के अंदर बैठी हुई हैं। ठीक है, आज भी यही सोच है लोगों की। ठीक है भाई, आगे देखिएगा। और इस तरह से किसान की पुत्र वधू भी विधवा होने का जो कलंक है, उस विधवा होने का एक कलंक को किसान की पुत्र वधू भी झेल रही है। ठीक है, आगे चलिएगा। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। और एक दिन ऐसा हुआ उस किसान की पुत्र वधू के साथ कि उस कोतवाल ने अपनी सीमाओं को पार कर दिया। उस कोतवाल ने मानवता को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया, और उस कोतवाल ने मानवता को नष्ट करते हुए किसान की पुत्र वधू पर बुरी दृष्टि डाल ली, और इस तरह से उस किसान की पुत्र वधू को पकड़वा कर अपने पास बुला लिया। यानी कि उस कोतवाल ने किसान की पुत्र वधू के साथ किसान की जो पुत्र वधू थी, वो किसान की पुत्र वधू के को अपने पास बुलवा लिया, और इस तरह से उसने उस कोतवाल ने उस किसान की पुत्र वधू पर कुदृष्टि डाल रखी थी। और डूब कुएं में मरी एक दिन। और एक दिन क्या हुआ कि वो जो किसान की पुत्र वधू को कोतवाल ने अपने पास बुलवाया था, ठीक है, इस कलंक को वो किसान की पुत्र वधू सहन नहीं कर पाई, और उसने उस किसान की पुत्र वधू ने क्या किया, एक दिन कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। ठीक है भाई, और इस प्रकार किसान का जो पूरा परिवार था, वो पूरा का पूरा परिवार किसान के सामने ही धीरे धीरे समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। और अब
इस संसार में वो जो किसान है, वो किसान अकेला रह गया, लेकिन उस किसान के समक्ष अपने परिवार की जो यादें हैं, उन यादों को किसान अपनी आंखों में संजोए हुए हैं। और जब भी उन यादों को किसान याद करता है, उन अपने परिवार के सदस्यों को याद करता है, अपने भरे हुए भरपूर जीवन को, सुखमय जीवन को किसान जब याद करता है, तो किसान के हृदय में एक पीड़ा जाग उठती है। किसान के हृदय में क्या जाग उठती है? पीड़ा जाग उठती है। क्योंकि किसान के पास किसान की पत्नी भी थी, किसान का बेटा भी था, और उसकी बहू भी थी। किसान के पास खेती करने के लिए अपने खुद के खेत थे, उनमें हरी लहलाती फसल भी अम, फसल भी पैदा होती थी, और किसान के पास सुंदर बैलों की जोड़ी भी थी, उसके पास अपना खुद का मकान भी था। लेकिन ये सभी किसान से धीरे धीरे क्या हो गए? दूर होते गए। यानी कि जमींदार ने किसान के बेटे को कारिंदों से पिटवा कर, लाठियों से पिटवा कर उसे मरवा डाला। और उसकी जो पत्नी थी पत्नी क्या हो गई थी? उसकी पत्नी का अपनी पत्नी का किसान अच्छे से इलाज नहीं करवा पाया, क्योंकि किसान के पास पैसों की कमी थी, पर्याप्त मात्रा में धन नहीं था, पर्याप्त मात्रा में उसके पास पैसा नहीं था, और इसलिए वो अच्छे से अपनी पत्नी का इलाज व दवाइयाँ इलाज नहीं करा पाया, ना ही उसे अच्छे से दवाइयाँ दिलवा पाया। तो उसकी पत्नी भी मर गई, और कुछ दिन 2 दिन बाद उसकी जो बेटी है, दूध मुई बेटी, वो भी मर गई। और जो बैल थे, सुंदर बैलों की नीलामी हो गई, उसके घर की नीलामी हो गई, और खेतों पर किसने अधिकार जमा लिया था? जमींदार ने अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है। तो इस पूरे के पूरे सुखमय जीवन को, ये जो पहले उसका पास के बैल भी थे, खेत भी थे, पति पत्नी भी परिवार के सदस्य भी थे, इन सभी को देखकर किसान बड़ा ही खुश था। ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे किसान से बिल्कुल ही अलग हो गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई उनसे, किसान से। उसके मकान को छीन लिया गया। बैलों की क्या हो गई थी? बैलों की नीलामी हो गई थी। इस तरह से किसान की आंखों में एक पीड़ा का जो भाव है, उस पीड़ा के भाव को लिए हुए किसान अपना जीवन जी रहा है। अब देखिए, विशेष में अगर चलें, तो सर्वप्रथम इसमें इस काव्यांश में किसान की गरीबी और उसकी मजबूरी का चित्र कवि ने प्रकट किया है, करुणाजनक चित्र प्रकट किया है। और फिर दूसरी जो बात है, बिना इलाज के पत्नी की मृत्यु हो गई, और अच्छे से देखभाल नहीं कर पाए अपनी बेटी की, तो 2 दिन बाद उसकी बेटी की भी मृत्यु हो गई। और इस तरह से किसान पर पुलिस ने भी क्या किए? तरह तरह के अत्याचार किए। और इस पूरे काव्यांश में करुण रस की अभिव्यक्ति है, करुण रस विद्यमान है। और किसी नारी को कुएं में डूब मरने के लिए विवश करना, उसके प्रति अत्याचारों की चरम सीमा है एक तरह से। क्योंकि कोतवाल ने क्या किया? कोतवाल ने बुरी दृष्टि डाल रखी थी उसकी पुत्रवधू पे। और उस कलंक, जब कोतवाल ने उस किसान की पुत्रवधू को पकड़वा कर अपने पास बुलाया, तो वो किसान की जो पुत्रवधू थी, वो किसान की पुत्रवधू इस कलंक को अच्छे से सहन नहीं कर पाई, और उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। ठीक है। और लक्षणा शक्ति का सहारा लिया है। अनुप्रास अलंकार का तो आपको पता ही है, पूरे काव्यांश में अनुप्रास अलंकार है। जो ये धरनी, पतोऊ, लक्ष्मी आदि, ये ग्रामीण शब्दों का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। और जो बादशैली है, बादशैली तो आपको पता ही है, खड़ी बोली का प्रयोग है। और मुहावरों का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। जैसे मुहावरे में आंख भर आना, इस तरह के आंखें भर आती थी। ठीक है। ये जो मुहावरा है, मुहावरों का भी कवि ने अपनी रचना में सुंदर प्रयोग किया है। इस काव्यांश में भी मुहावरे का प्रयोग हुआ है। ठीक है भाई। तो आगे चलिएगा।
अंतिम जो पद है, अंतिम पद की व्याख्या देखिएगा। खैर, पैर की ज्योति जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में अक्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नोक से दृश्य बन जाते। आप पैर की ज्योति, जो शब्दार्थ है शब्दार्थ देख लीजिएगा। पैर की ज्योति ये मुहावरा है। पैर की ज्योति होना यानी कि किसी वस्तु को तुच्छ समझना, किसी भी वस्तु को उस लायक न समझना, योग्य न समझना, काबिल न समझना। जोरू, जोरू पत्नी के लिए प्रयोग हुआ है। सुध कर, सुध कर का मतलब होता है सोच कर। सांप लौटना, सांप लौटने का मतलब है असमर्थता प्रकट करना, यानी कि असमर्थता जो दुख होता है उसको सांप लौटना बोलते हैं। ये भी मुहावरे का प्रयोग है। फटती छाती, ये भी मुहावरा है। फटती छाती का मतलब होता है किसी दुख को सहन न कर पाना। और स्मृति, स्मृति का मतलब होता है याद। और शून्य, शून्य का मतलब होता है कमी, अभाव, अभाव यानी कि किसी चीज की कमी होना, अभाव होना। ठीक है। और तीखी नोक होता है नुकीली नोक वाला, नुकीली नोक। ठीक है। तो देखिए इस काव्यांश में कवि ने किस संदर्भ में बताया है। इस काव्यांश में कवि ने प्राचीन भारतीय किसान के जीवन की दैन्य दशा का वर्णन किया है। क्योंकि कवि ने बताया कि गांव का जो महाजन है वह पुलिस के अत्याचारों से किसान का घर बार, बैल गाय सब कुछ नीलाम हो गए। उसकी पत्नी, बच्ची, जवान बेटा, पुत्र वधू सब उससे अलग हो गए, यानी कि सब के सब चल बसे। और आज अपनी पत्नी, बेटे और पुत्र वधू को याद करके उसकी आंखें, जो किसान की आंखें हैं, किसान की आंखें नम हो जाती है। और हृदय में किसान पीड़ा लिए हुए हैं, उसी पीड़ा से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है किसान। और किसान की इस दशा का वर्णन कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से किया है, जो हम अनुवाद के रूप में देखेंगे। ठीक है। तो देखिएगा। खैर, पैर की जुत्ती जोरू न सही एक तो दूसरी आती। अब किसान सोच रहा है कि मेरी पत्नी तो मर गई, वह तो मेरे लिए पैर की जूती के समान थी, पैर की जूती के समान थी, उपमा अलंकार है। ठीक है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है अब, कि मनुष्य अगर चाहे तो जब आदमी की पैर की जूती, एक पैर की जूती अगर एक फट जाती है तो आदमी क्या करता है, आदमी अपने पैर की जूती को एक जूती के फटने पर उसे त्याग देता है, उसे छोड़ देता है। और दूसरी जूती की जो जोड़ी है उसे खरीद लेता है, यानी कि नई नई जूती को, नई जूती पहन लेता है आदमी। ठीक है। तो जो किसान है, किसान अब सोच रहा है न सही एक दूसरी आती, यानी कि एक जूती अगर फट जाती है तो दूसरी खरीद लेता है आदमी। लेकिन वह भी दूसरा विवाह करके दूसरी पत्नी, जो किसान है, किसान भी इस पंक्ति में लक्षण सब शक्ति का सहारा लिया है। ज्योति से मतलब है ज्योति, पैर की ज्योति की फटने का मतलब है कि किसान की जो पहली पत्नी थी वो तो मर गई। अब दूसरी आती, दूसरी आती का मतलब यही है कि किसान, किसान भी अगर चाहता तो किसान भी अपना दूसरा जीवन, दूसरी पत्नी ला सकता था, किसी दूसरी औरत के साथ विवाह कर सकता था। वह भी अपना दूसरा विवाह करके दूसरी पत्नी लेकर आ सकता था। लेकिन किसान ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। क्योंकि जवान बेटे की हत्या हो जाने, किसान के जवान बेटे की हत्या हो गई थी। और इस तरह से किसान के जवान बेटे की हत्या से किसान को बहुत ही ज्यादा पीड़ा थी। और वो पीड़ा किसान की छाती पर एक सांप लौटने की बातें थी, यानी कि
किसान पर जो दुखों का जो भार था वो लगातार टूट पड़ रहा था, यानी कि किसान पर एक दुख के बाद दूसरा दुख तुरंत ही आ पड़ा था। ठीक है, और इस तरह से किसान का मन दुखों से भरा हुआ था। किसान का जो मन था वो क्या था, दुखों से भरा हुआ था। और वो किसान अपने जवान बेटे को नहीं बचा पाया, वो असमर्थ था। कारिंदों ने जब उसके जवान बेटे को पीट पीट कर मार डाला, तो इस तरह से किसान अपने जवान बेटे को नहीं बचा पाया था। ठीक है, और इस तरह से ऐसे में उसका दूसरा विवाह करके दूसरी पत्नी लाने का जो साहस है किसान का, वो जो साहस है वो भी साहस खत्म हो गया था। ठीक है, अब हम समाज में देखते हैं क्या होता है, अगर किसी ए, पत्नी का पति मर जाता है जवानी में, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसकी दूसरी शादी कर दी जाती है। अगर किसी पति की पत्नी मर जाती है तो समाज के लोग क्या करते हैं, भाई अभी तो आपके पास पूरी उम्र है और इस तरह से आप कैसे अपना जीवन व्यतीत करोगे, तो उसे क्या करते हैं, वो उसकी भी दूसरी शादी करा देते हैं। ठीक है, समाज के लोग, होता है ना, हम देखते हैं कई बार तो ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है इंसान के साथ कि कुछ महीने होते हैं लड़की की या लड़के की शादी को, ठीक है, उनमें से एक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक दो दिन बाद ही ऐसी घटनाएं घट जाती है तुरंत ही। ठीक है, ये तो परमपिता परमात्मा की देन है, जितने दिनों की जिंदगी दी हुई है जिस भी मानव को, जिस भी जीव को, उसकी इच्छा अनुसार ही चलना पड़ता हमें। ठीक है, लेकिन इस इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने जो समाज के अंदर जो ये प्रथाएं चली हुई हैं इन इन पर करारा व्यंग्य किया है। ठीक है, तो आगे चलिएगा। पिछले सुख की स्मृति आंखों में अक्षण भर एक चमक है लाती। और किसान अपने पिछले सुखी जीवन को जब किसान याद करता है तो पल भर के लिए उसके चेहरे पर आनंद और सुख की एक हल्की सी चमक आ जाती है। किसके चेहरे पर सुख की एक हल्की सी चमक आ जाती है? किसान के चेहरे पर। क्योंकि क्यों आ जाती है? क्योंकि किसान के पास उसके लहलाते खेत थे, उसके पास किसान के पास एक सुंदर बैलों की जोड़ी थी, एक सफेद रंग की गायें थी जो किसान से बहुत प्रेम करती थी और किसान भी अपनी गाय से बहुत प्रेम करता था। और वो किसान के अतिरिक्त किसी और को अपने पास नहीं आने देती थी, किसान से ही वो दूध निकलवाती थी। ठीक है, और किसान की पत्नी, किसान का बेटा, किसान की जो पुत्र वधु हैं आदि की यादों से, यादों को याद करके जो किसान है, किसान के चेहरे पर जो सुख आनंद की जो एक हल्की सी चमक है वो देखने को मिलती है। क्योंकि किसान इन सभी चीजों को क्या कर रहा है, याद कर रहा है। उसका जो सुख का अनुभव है, वो सुख का अनुभव उसे महसूस कर रहा है किसान। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज किसान के पास अपनी खुद की थी। ठीक है, लेकिन अब ये धीरे धीरे किसान से बिल्कुल ही अलग हो गई सभी चीजें। तो आगे चलिएगा। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन एक ही नोक सदृश बन जाती। लेकिन जब उनके एक एक करके मरने की जो याद आती है तो उसकी आंखों में, किसान की आंखों में निराशा भर आती है। और इस तरह से तुरंत शून्य में गड़ वह चेतवन तीखी नोक सदृश बन जाती। और इस तरह से उसकी दृष्टि शून्य में गड़ी की गड़ी रह जाती है। किसकी दृष्टि शून्य में गड़ी की गड़ी रह जाती है? किसान की दृष्टि शून्य में गड़ी की गड़ी रह जाती है। और उसके लिए अपने परिवारजनों की जो यादें हैं वो यादें किसान को बहुत ही दुखदाई कर देती है। अर्थात अंतिम जो पंक्ति, अंतिम पंक्ति तीखी नोक सदृश बन जाती। और वो जो दुख है, जब ऐसी स्थिति जब किसान के समक्ष आती है दुख से भरी हुई, तो जब किसान किसान जब अपने सुख के दिनों को याद करता है तो उसे सुख देने की अपेक्षाएं वो
जो यादें हैं वो दुख पहुंचाती है, और वो यादें एक किसकी भांति है, एक नुकीली नोक की भांति, एक पैनी नोक की भांति किसान को चुभती है, किसान को वो चुभती है। वो जो दुख है, वो ये यादें हैं जो, वो यादें किसान को सुख देने की बजाय क्या करती है, एक नुकीली, एक पैनी नोक की भांति क्या करती है, किसान को दुख पहुंचाती है। जैसे कोई, जैसे कांटा होता है, कांटा अगर पैर में चुभ जाता है तो तुरंत क्या होता है, दुख आता है ना, उसकी नोक आगे से पैनी होती है, सुई होती है। सुई सुई अगर शरीर के किसी भी अंग पे लग जाए तो दुख पहुंचाती है ना। तो वो जो यादें थी, वो यादें किसके समान थी, नुकीली नोक के समान थी। जैसे पैनी नोक होती है ना किसी भी चीज की, तो वो इस तरह से थी, जैसे पैनी नोक अगर शरीर पे लग जाती है तो वो तुरंत ही दुख पहुंचाती है। ऐसे ही किसान की जो यादें थी वो भी एक पैनी नोक के समान थी। और जब किसान अपने सुख भरे जीवन को याद करता है, तो उस सुख भरे जीवन की यादों को याद करके किसान को दुख पहुंचता है। क्यों दुख पहुंचता है? क्योंकि किसान के पास अब उसका उसका कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि उसके बैलों को उससे अलग कर दिया गया। उसके खेतों को जमींदार ने उसके खेतों पर जमींदार ने अपना हक जमा लिया। उसकी जो सफेद रंग की गाय थी, वो उस गाय की नीलामी हो गई। जो पत्नी है, पत्नी इलाज की वजह से, अच्छी प्रकार से इलाज न हो पाने की वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। और जो उसकी बेटी थी वो भी चल बसी, क्योंकि उसकी किसान अच्छे से देखभाल नहीं कर पाया। और किसान के बेटे की को किसने मार दिया था? जमींदार के कारिंदों ने पीट कर मार दिया था। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि किसान के पास उसका अपना भरपूर जीवन था, सुखमय जीवन था, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन ये जो जमींदारी ये प्रथा है, जो ये लोगों का शोषण करते हैं, इस पर कवि ने करारा व्यंग्य किया है। और इस जमींदारी प्रथा ने उस किसान के भरपूर सुखमय जीवन को बिल्कुल ही उजाड़ दिया था, बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया था। ठीक है, तो अब विशेष देख लीजिएगा। विशेष में चलेंगे तो इसमें किसान की नारी जाति के प्रति हीन दृष्टिकोण की ओर संकेत किया गया है। और इस काव्यांश में, और किसान के दुखमय जीवन का कवि ने सजीव चित्र अंकित किया है। और सांप लौटना, छाती फटना आदि का कवि ने आदि मुहावरों का कवि ने प्रयोग किया है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के अतिरिक्त अनुप्रास अलंकार के अतिरिक्त और कौन सा अलंकार विद्यमान है इसमें? अनुप्रास के अतिरिक्त उपमा अलंकार विद्यमान है इस काव्यांश में। ठीक है, और इस तरह से कवि ने करुण रस का प्रयोग किया है इस काव्यांश में। और करुण रस के अतिरिक्त यहाँ पर लक्षणा सब शक्ति का सारा लिया गया है। और दृश्य बिंब है, क्योंकि चित्रात्मकता इन सभी बातों को, ये जो घटनाएं घटित होती रहती हैं, इनको हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, इन्हें हम देख भी रहे हैं। ठीक है, इन्हें हम देख भी रहे हैं, और प्रसाद गुण विद्यमान है इस काव्यांश में। यानी कि कहने का मतलब ये है, पूरी कविता में अगर पूरी कविता का विशेष देखें तो पूरी कविता में दृश्य बिंब है, लक्षणा शक्ति है, और पूरी कविता में करुण रस विद्यमान है। करुण रस के अतिरिक्त शांत रस भी है और भयानक रस भी है। ठीक है, और मात्रिक छंद का प्रयोग किया है पूरी कविता में कवि ने। ठीक है भाई, तो और भाषा शैली तो खड़ी बोली है ही। कवि ने खड़ी बोली में संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया, उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है, और क्या नाम है, ग्रामीण शब्दों का भी कवि ने सुंदर प्रयोग किया अपनी रचना में। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कविता है, ये कविता आपकी समाप्त हो गई। अब इसमें जो
प्रश्नोत्तरी है, प्रश्नोत्तरी देख लीजिएगा एक बार कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है, उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता क्या तब भी वह कविता लिखता। यानी कि क्या का देखिए, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है, आमतौर पर हमें गहरे अंधेरे से, गहरे जंगल से, दुर्घटना से, मृत्यु से, आर्थिक तंगी इत्यादि से ही डर लगता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये करेंगे बाद में। ठीक है, अब आप में से किसी भी विद्यार्थी को इस कविता से संबंधित अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो। ठीक है भाई, चलिए। लक्की, लक्की दैया, पूछना भाई कुछ। लक्की, रमन, रमन मेहता, नहीं पूछना, पूछना है भाई इसमें से कुछ भी, इस कविता से संबंधित कोई भी सवाल जवाब अगर करना है तो वो कीजिए। किसी को कोई सवाल जवाब नहीं करना, नहीं करना। चलिए, ठीक है भाई, आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। हाँ जी प्रमोद सर।